हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आपने एनालिसिस भी देखे होंगे। तो वहाँ पर देखा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों में चिंतन। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है अपसारी चिंतन से, या फिर अभिसारी चिंतन क्या होता है, मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और यह ना केवल आपके सीडीपी का ही टॉपिक है, बल्कि आपके हर सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कह देगा रचनात्मक चिंतन क्या होता है, ठीक है, सृजनात्मकता क्या कहलाती है। तो ये सारे जो आपके शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी चिंतन के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि आप इसे समझते हुए पढ़ते हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ये आपकी समझ पर डिपेंड करेगा कि आप उसका आंसर क्या सोच करके देते हैं, और यही एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन बच्चों में चिंतन। तो जैसे ही आपके दिमाग में चिंतन शब्द आता है तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि चिंतन जो होता है वो एक कैसी प्रक्रिया है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अब आपको जब मानसिक प्रक्रियाएं पता होंगी तब आप चिंतन समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार, बहुत पहले हमने क्लासें डाली हुई हैं, वहाँ पर आपको विकास के आयाम पढ़ाए थे। आपको बता दें कि बाल विकास का हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक आपको हर टॉपिक की जानकारी नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर समझ अपनी विकसित नहीं कर पाएंगे और ना ही आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं भले ही उस ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं आने, फिर भी आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो आपको अदर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर देता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें मानसिक विकास क्या होता है। ठीक है, मानसिक विकास को ही हम बौद्धिक विकास कहते हैं। इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मानसिक विकास को बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। अब ये मानसिक विकास के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं, ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा एक मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके अंतर्गत आपका तर्क आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी सोच आएगी, सोच के बाद तर्क, जिज्ञासा आएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद बुद्धि आएगी, बुद्धि के बाद में आपकी समस्या समाधान आएगा, चिंतन आएगा, इसके बाद आपकी संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो उन्हीं में से चिंतन एक प्रक्रिया है। तो चिंतन कैसी प्रक्रिया हो गई आपकी, मानसिक प्रक्रिया। अब चिंतन को हम मानसिक कह दें, बौद्धिक प्रक्रिया कह दें या संज्ञानात्मक, क्योंकि एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। और चिंतन की शुरुआत जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगी तब तक नहीं होगी। तो चिंतन की शुरुआत ही समस्या से होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, आप याद रखिए। यहीं से आपके पेडागोजिकल बेस क्वेश्चन बनने हैं। तो सबसे पहले बच्चों में चिंतन समस्या होने पर ही शुरू होता है। जब आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी तो आप चिंतन ही नहीं करेंगे उस बारे में। ठीक है, और जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आती है तो फिर आप उस पर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तरह तरह के उपाय सोचते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। ठीक है, तो समस्या होने पर ही या समस्या की उपस्थिति पर ही किसकी शुरुआत होती है, आपके चिंतन की। अब चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो अभी आपको बताया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहें, बौद्धिक प्रक्रिया कहें या मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो चिंतन एक संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया होती है। और जो चिंतन होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसा होता है चिंतन, उद्देश्यपूर्ण होता है। चिंतन होता है आपका उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि चिंतन हम कब करते हैं, जब हमें कोई उद्देश्य प्राप्त करना हो, हमारा कोई लक्ष्य हो। जैसे समस्या आई तो उससे निपटना ही हमारा लक्ष्य और यही हमारा उद्देश्य होता है। तो चिंतन कैसा होता है आपका, उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट, चिंतन में समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें समस्या की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी कि ये समस्या क्या है, कहाँ से आई है, इसके हम किस तरीके से इससे हम निपट सकते हैं, तो तब तक हम चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चिंतन के लिए जरूरी है कि समस्या की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चिंतन में तर्क होना चाहिए। जब तक चिंतन में तर्क कैसा, केवल ऐसा नहीं होता कि कोई समस्या आई और एक ही उसका समाधान होगा, नहीं, इसमें कई समाधान इसके हो सकते हैं और हमें जो कई समाधान मिलते हैं उनमें से हम बेस्ट समाधान को ढूंढते हैं कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसमें हम कई तरह के तर्क लगाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ठीक है, तो चिंतन में क्या शामिल होता है, तर्क। और जो तर्क होता है वो भी आपकी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया। अब जो तर्क हमने पढ़ा था पहले, बहुत पहले, तो वहाँ हमने बताया था कि तर्क भी 2 प्रकार का होता है, आगमनात्मक तर्क होता है और निगमनात्मक तर्क होता है। ठीक है, तो कुछ जो आगमनात्मक तर्क होता है, पहले से जो हमारे पास ज्ञान प्राप्त होता है उसी का उपयोग करते हैं। और निगमनात्मक तर्क में हम तुरंत के ज्ञान का प्रयोग करते हैं जो हमें तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चिंतन कल्पना से अलग होता है। अब आपको बता दें कि ये कल्पना होती क्या है, चिंतन और कल्पना में क्या अंतर है। तो चिंतन में तर्क
शामिल होता है, और कल्पना जो होती है मात्र हम ख्वाबों में जो हम देखते हैं वो कल्पना मात्र होती है। ठीक है, तो हर चिंतन की शुरुआत कल्पना से तो होती है, मतलब ख्वाब से। ठीक है, एक तरह का ख्वाब ही होता है चिंतन, तो उसकी शुरुआत कल्पना से। लेकिन हर कल्पना की शुरुआत चिंतन से नहीं होती, क्योंकि जो ख्वाब हम देखते हैं उसमें हम चिंतन हो सकता करें ना करें। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता। तो चिंतन जो है वो कल्पना से अलग है। तो इतने फैक्ट आप चिंतन के बारे में याद रखिए, और इतने ही फैक्ट आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है तो। अब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं तत्व, चिंतन के तत्व क्या होते, क्यों हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन जो है जब करते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। ऐसा नहीं है कि केवल समस्या है तभी हम चिंतन करेंगे। अब समस्या आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कोई समस्या छोटी सी है और उसको करने से हमें खुशी मिल जाए। ठीक है, सॉल्व करने से। तो समस्या जो चिंतन है उसके तत्व होते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या आती है, समस्या आती है, मतलब समस्या की उपस्थिति। इसके बाद आप समस्या की जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये समस्या आई क्यों, कहाँ से आई, क्या है ये समस्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो समस्या की पूरी जानकारी, और यही कहलाता है आपका प्रत्यक्षीकरण। अब आपको यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण शब्द आया है, तो ये भी आपके मानसिक विकास का ही एक पक्ष होता है। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले संवेदना। क्या पढ़ा होगा आपने, संवेदना पढ़ा होगा। संवेदना जिसे सेंसेशन कहते हैं, तो ये क्या कहलाती है, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या कहलाती है, संवेदना। अब एक ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या होती है, तो आपको बता दें कि जब कभी भी हम संसार की कोई भी वस्तु हो उसे हम देखते हैं, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी हो। ठीक है, हर चीज़, जिसे हम हर चीज़ कहें, तो जब भी हम उसे देखते हैं तो जो हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें आभास कराती हैं कि ये फलानी वस्तु फला है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होता है हमें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल हमारे दिमाग में ये डाल देता है कि ये वस्तु ए है, तो ये संवेदना के अंतर्गत आती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी, मतलब जिस भी वस्तु को हम पहचान पा रहे हैं तो सबसे पहले उसका अनुभव हमें कौन कराता है, संवेदना। तो यही होती है संवेदना। इसके बाद संवेदना के बाद में आता है प्रत्यक्षीकरण। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण होती है। तो जो भी ज्ञान हमें संवेदना से प्राप्त हुआ उसको यदि अर्थ मिल जाए, जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, मान के चलिए कुर्सी हमारे सामने रखी है, तो हमने उसे सबसे पहले देखा तो केवल हमने अनुभव किया, जो अनुभव करते हैं वो संवेदना है। लेकिन जब उसको अर्थ प्राप्त हो जाए कि ये वस्तु कुर्सी है, उसका अर्थ हमें मिल गया, तो ये प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, तो समस्या की जानकारी हम प्रत्यक्षीकरण रूप में प्राप्त करते हैं कि उसका अर्थ हमें पता हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है विचार। इसके बाद विचार करते हैं कि समस्या आखिर ए है और इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद संकेत या चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि यदि इतने में काम बन जाता है तो समस्या सॉल्व हो जाती है, और जब यहाँ तक सॉल्व नहीं हो पाती तो फिर हम उसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये चिंतन के तत्व होते हैं समस्या समाधान करने के लिए, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं चिंतन के प्रकार, जहाँ से आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वो अभिसारी और अपसारी चिंतन से बन रहा है। तो देख लेते हैं चिंतन कई प्रकार का होता है, यहाँ केवल इंपोर्टेंट ही हमने लिए हैं। सबसे पहले अभिसारी चिंतन, इसके बाद आपका अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, कल्पनात्मक चिंतन और संप्रत्यात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम वस्तुओं को देख करके जब उसके बारे में चिंतन करते हैं तो वो मूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। अमूर्त में मतलब जो वस्तुएं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती, केवल मात्र हम उनका अमूर्त रूप में चिंतन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कल्पनात्मक, मतलब कल्पना के माध्यम से चिंतन करना। संप्रत्यात्मक मतलब चिन्ह, संकेत आदि के माध्यम से चिंतन। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं आपका अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अभिसारी चिंतन को लेते हैं। अभिसारी, अब आपको यहाँ पर याद करने की एक लॉजिक बता दें, जहाँ भी आपकी ये मात्रा दिखती है, मात्रा का मतलब आपको मानना है सीमित। क्या मानना है, सीमित, मतलब छोटा रूप। ठीक है, छोटा रूप। और जहाँ आपका खुला अंत है, मतलब अप, मतलब खुला है, यहाँ पर सोचने की कोई सीमा नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, मुक्त रूप से सोच सकते, स्वतंत्र हैं आप सोचने के लिए, तो वो आपका अपसारी होगा। ठीक है, ये मात्रा जहाँ लग गई मतलब गेट लग गया, गेट लग गया मतलब आप कोई अंदर नहीं जा सकता, मतलब ये सीमित है और यहाँ खुला है। इस तरीके से आप याद रखिए। ठीक है, अब दिया है अभिसारी चिंतन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हमने अपनी भाषा में लिखा है कि अभिसारी चिंतन में शुरुआत कई बिंदुओं से करते हैं और एक बिंदु पर पहुंचा जाता है। इसमें जो हम चिंतन करते हैं वो सीमित होता है, जैसे बहुविकल्प प्रश्न। अब आपको यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। मान के चलिए कि
ए है हमारा एक एरिया, ठीक है। यहाँ हमसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो यहाँ हम शुरुआत कई बिंदुओं से कर रहे हैं, ठीक है। ए कई बिंदु हो गए, शुरुआत हमने कई बिंदुओं से की लेकिन पहुँच गए केवल एक ही बिंदु पर, यहाँ पर, तो ये आपका अभिसारी चिंतन होगा। जैसे यहाँ लिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसमें जब हमारे बहुविकल्प प्रश्न आते हैं तो 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से केवल उसका सही आंसर एक होता है, मतलब बिंदु तो कई है लेकिन आंसर उसका एक है, सीमित है। सीमित का मतलब यही होता है आपका अभिसारी चिंतन, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं। अब अन्य नाम क्या होते हैं, जैसे इसी को हम लंबवत चिंतन कहते हैं। लंबवत चिंतन का मतलब होता है सीधा एक जगह पर जाना, कहीं और ना देखना। जैसे आपने पढ़ा होगा एक होता है सर्पिलाकार और एक होता है लंबवत, तो ये सर्पिलाकार नहीं होता। सर्पिलाकार में आपका आ जाएगा अभिसारी चिंतन, क्योंकि कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ मतलब छोटा घटता बढ़ता रहता है, तो ये नहीं है। ये है लंबवत, मतलब यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया, मतलब केवल सीमित है। तो इस कारण से अभिसारी चिंतन को क्या कहते हैं, लंबवत चिंतन कहते हैं। इसके बाद संश्लेषणात्मक चिंतन इसे कहते हैं, मतलब जोड़ते जाते हैं इसमें, ठीक है, और एक बिंदु पर पहुंचते हैं। कई जैसे तत्व यहाँ बिखरे पड़े हैं और इनको जोड़ा हमने और केवल एक बिंदु बना करके और एक बिंदु पर खत्म कर दिया, तो ये होता है अभिसारी चिंतन। इसी को संश्लेषणात्मक, थोड़ा सा यदि आप लॉजिक लगाते हैं तो हर एक आपका जो चिंतन का नाम है आप आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आगमनात्मक चिंतन, तो आपने आगमन विधि पढ़ी है, इसमें कई उदाहरणों से हम कहाँ जाते हैं, नियम की ओर। तो यही तो यहाँ पर हो रहा कि कई बिंदुओं से हम एक नियम पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो कई उदाहरणों से नियम मतलब एक बिंदु पर पहुंच गए, मतलब सीमित है ही, तो इस कारण से इसको आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। परंपरावादी और रूढ़िवादी चिंतन, मतलब पुरानी सोच पर आधारित है। जैसे पुराने लोग मानते थे कि एक वस्तु का केवल एक ही कार्य होता है, ठीक है, तो ये परंपरावादी चिंतन, इसे रूढ़िवादी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट होता है लकीर का फकीर। लकीर का फकीर का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे पंडित जी आपकी लकीर देखकर बता देते कि आपके जीवन में ये होगा और आप केवल उसी को मानकर बैठ जाते हैं, अदर चीज़ें सोचते ही नहीं। तो इसी कारण से आपके अभिसारी चिंतन को लकीर का फकीर कहते हैं। कुएं का मेंढक, मतलब जो मेंढक है वो कुएं तक ही सीमित रह जाता है। इस तरीके से जो आपका अभिसारी चिंतन वो भी सीमित ही होता है। रट्टू तोता, जितना आपको सिखा दिया केवल आप वही बोलेंगे, इसके अलावा अपने मन से कुछ ना कह पाना, तो ये अभिसारी चिंतन को कहते हैं। इन द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर ही सीमित है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, अभिसारी चिंतन होगा। अब आपको इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लें। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आया एग्जाम में आपके कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए, या कह दिया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब अलग अलग नाम यहाँ दिए हैं, इंदिरा गांधी दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी दे दिया, योगी आदित्यनाथ। तो भारत के प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर बताना है कौन है, तो आप राइट आंसर यहाँ पर 1 लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी। तो केवल इसका एक ही आंसर हुआ, क्या हुआ, केवल एक ही आंसर सही होगा। दिए तो 4 ऑप्शन हैं लेकिन एक आंसर सही है, तो ये कैसी सोच हुई आपकी, अभिसारी सोच हुई, ठीक है, सीमित सोच है ये। तो यही यहाँ पर आपको बताने का प्रयत्न किया कि अभिसारी सोच आखिर होती क्या है। अब हम देख लेते हैं अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इससे आपका खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अपसारी चिंतन, जिसमें शुरुआत एक बिंदु से होती है और कई बिंदुओं पर हम पहुंच जाते हैं, कई बिंदुओं पर पहुंचते हैं, तो ये आपका क्या होता है, अपसारी सोच, मुक्त अंत, खुला अंत, ठीक है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, जो भी करना आपको है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल निबंधात्मक प्रश्न। जैसे आपसे कह दिया नारी शक्ति पर निबंध लिखिए, ठीक है, या निबंधन की बात नहीं की, केवल हमने ये पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी कौन है। तो अब संसार के जितने भी बच्चे हैं, संसार की बात की है यहाँ हमने, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो भी सोचते होंगे एक निबंध पूरा लिख के आपको दे देंगे, बोल करके बता देंगे। तो ये होते हैं आपके अपसारी सोच वाले बच्चे, ठीक है। तो अपसारी में आप स्वतंत्र होते हैं, यहाँ सीमितता का कोई रोल नहीं होता। अब अपसारी चिंतन के अन्य नाम होते हैं, इसी को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने तरीके से जो उनको बताया गया वो तो ठीक है, वो तो जानेंगे ही, साथ ही साथ अपने तरीके से अलग तरीके से कुछ नया करने की यहाँ सोचते रहते हैं हमेशा से ही। तो ये होते हैं सृजनात्मक चिंतन और इसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक चिंतन, मतलब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने ये बात कही है
तो सक्रिय रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जितना उनको सिखा दिया वही यहाँ पर जाना, नहीं, वो अपने तरीके से, अलग तरीके से कुछ ना कुछ सोचते समझते और बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन मतलब बच्चों को एक नियम तो हमने दे दिया, फिर वो इस नियम से कई उदाहरण आपके सामने पेश कर देंगे, कई उदाहरण। तो यही तो मतलब मुक्त है, वो कई उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है पार्श्विक या लेटरल चिंतन, मतलब बच्चे कई तरीके से सोचते हैं। रचनात्मक सृजनात्मक आपको बता दिया, बच्चे हमेशा नई नई चीज़ों की रचना करते रहते हैं। आउट द बॉक्स मतलब ये बॉक्स के अंदर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनको संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान ये स्वयं से प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं सोचते हुए। नेक्स्ट परंपरा से अलग, मतलब ये परंपरावादी नहीं है, परंपरा से हट कर के सोचते हैं। भले ही इनके माता पिता परंपरावादी रहे हों, लेकिन ये उनको भी पीछे छोड़ देते हैं और कुछ अच्छा करने का विचार इनके अंदर उठता रहता है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है एक बिंदु है और इसके कई टुकड़े करके सोचेंगे कि ये क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो ये होता है आपका अपसारी सोच। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पर इतना आएगा या 25 आएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर दो संख्याएं केवल बतानी, तो आप इसके कई आंसर दे सकते थे। ठीक है, जैसे 25 नहीं, हमने कुछ और क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपके मुक्त अंत और बंद अंत वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया आपने कि यदि पौधे ना होते तो क्या होता, तो फिर बच्चे बताते, कोई बच्चा कुछ आंसर देता। ठीक है, अपने अपने तरीके से। तो ये होता है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा चिंतन क्या होता है, और चिंतन में भी जो है आपका अपसारी और अभिसारी चिंतन, खूब इससे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, आप एनालिसिस देख सकते हैं। तो यदि आपने ये समझ लिया है तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बस यहाँ ये समझना था कि अपसारी मतलब होता है खुला अंत, स्वतंत्र हैं आप सोचने के लिए, और अभिसारी मतलब सीमित होता है, इसका केवल एक आंसर हो सकता है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।